नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसीएम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीके और जीएस की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ जल्द से जल्द जुड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी सवालों को इस सीरीज में सम्मिलित किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सांविधिक तरलता दर। इसका सही आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी अर्थात उधार प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। वर्तमान रिवर्स रेपो दर 3.35% है तथा रेपो दर अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक रिवर्स बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। वर्तमान में रेपो दर 6.25% है तथा जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करती है उसे बैंक दर कहा जाता है। वर्तमान बैंक दर जो है वो 4.25% है। इसके अलावा किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नकदी, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। वर्तमान सांविधिक तरलता अनुपात 19.5% है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। अगला सवाल है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 37 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 3 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं उसमें बताया गया है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ अथवा राज्य का अगर मंत्री होता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अतः वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, निषेधाधिकार या अधिकार परीक्षा। इसका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अंतर्गत रीट जारी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जारी करने के लिए अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 देता है। यह रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा होते हैं। इसमें अधिकार परीक्षा न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच करने के लिए जारी किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। तो सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक और बिंबिसार। इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा बिंदुसार। जबकि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक रहा है और इसके पिता भट्टी हुआ करते थे तथा चंद्रगुप्त सेकंड के पिता समुद्रगुप्त थे जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ऑप्शन है गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश और सैयद वंश। इसका सही आंसर होगा सैयद वंश।
दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो राजवंश है जिसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वह गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, तथा इसके बाद अगला वंश सैयद वंश है जिसका संस्थापक खिज्र खां था, तथा इसके बाद और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सैयद वंश, अर्थात तुगलक वंश के बाद अगला वंश जो है गुलाम वंश में वो सैयद वंश था। अगला सवाल है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो और शनि। इसका सही आंसर होगा प्लूटो। पहले प्लूटो सौरमंडल का एक ग्रह था, किंतु चेक गणराज्य के प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ जिसमें 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया क्योंकि यह यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करता है। इसके अलावा अन्य जो बौने ग्रह हैं उसमें एरिस, मैकमेक, सेरेस और हामी प्रमुख बौने ग्रह हैं। अगला सवाल है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। अवसादी चट्टानों में इसके अलावा चूना पत्थर, डोलेमाइट, कांग्लोमेरेट और बलुआ पत्थर आते हैं। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेबो और चिपस्टोन आते हैं। इसके अलावा रूपांतरित चट्टानें क्वार्टजाइट, स्लेट और संगमरमर आदि आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टानें। अगला सवाल है, गेहूं एक डैश है? ऑप्शन है बेल, औषधि, झाड़ी और वृक्ष। इसका सही आंसर होगा औषधि। गेहूं एक औषधि अर्थात शाक के अंतर्गत आता है। गेहूं ग्रेमिनी कुल का एक वर्षीय पौधा होता है तथा यह ट्रिटिकम प्रजाति का होता है। गेहूं के दाने में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन और 63 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 1.5% वसा तथा 2% इसमें खनिज पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा औषधि। अगला सवाल है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है मत्स्य, जल, स्थलचर, सरीसृप और पक्षी। इसका सही आंसर होगा सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ पर रेंग कर चलते हैं। इन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, स्फिनेडॉन आदि आते हैं। इस वर्ग के जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, अर्थात ये असमतापी होते हैं। इनकी त्वचा सूखी होती है, खुरदुरी होती है और हार्नी शक्लों से ढकी रहती है। इसमें जो मादा होते हैं वो अंडे देती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सरीसृप वर्ग। अगला सवाल है कि मृदा में जल तनाव मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश मापी, उत्ताप मापी, शुष्काद्रता मापी और तनाव मापी। इसका सही आंसर होगा तनाव मापी। तनाव मापी मृदा जल में तनाव का मापन करता है। इसके अलावा पायरोमीटर यह दूर के जो पिंड हैं उनके ताप का मापन करता है। इसके अलावा फोटोमीटर विभिन्न प्रकार के स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है। इसके अलावा शुष्काद्रता मापी जो यंत्र होता है ये वातावरण में आर्द्रता को मापने का काम करता है। तो सही आंसर होगा इसका तनाव मापी। अगला सवाल है कि बल का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, बॉयल, न्यूटन और वाट। इसका सही आंसर होगा न्यूटन। इसके अलावा पास्कल दाब का मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है। तो सही आंसर होगा न्यूटन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, सीसा और चांदी। इसका सही आंसर होगा सीसा। जिन पदार्थों के अंदर से उष्मा का संचरण बहुत कम या मुश्किल से होता है उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, वायु, कपड़ा, ऊन आदि। जबकि
वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्रता या सुगमता से हो जाता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, मानव शरीर आदि। तो इसका सही आंसर होगा सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे बुरा परिचालक होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ऑप्शन है ALU, कैश मेमोरी, रैम और रोम। इसका सही आंसर होगा रोम। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। यह कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संचित करता है, जबकि रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर की प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस ही है, परंतु यह कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संचित करता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा रोम। अगला सवाल है कि जंग लगना डैश है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन। इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। जंग लगना भी एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। जंग फेरिक ऑक्साइड और फेरिट हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जो वातावरण में खुले रखे लोहे पर ऑक्सीजन व नमी की अभिक्रिया द्वारा मंद गति से बनता रहता है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में खुली रखी लोहे की वस्तु नष्ट हो सकती है। तो सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? ऑप्शन है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन ऑक्साइड। कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण धूम्र कोहला कहलाता है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुआं की अधिकता के कारण ये इन क्षेत्रों में प्रमुखता से बनता चला जाता है। धूम्र कोहरे के घटक में परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें क्लोरीन ऑक्साइड नहीं होता है। तो सही आंसर होगा क्लोरीन ऑक्साइड। अगला सवाल है नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? ऑप्शन योजना आयोग, IRDA और दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इसका सही आंसर होगा योजना आयोग। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका ये निभाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद अर्थात गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। तो सही आंसर होगा योजना आयोग। अगला सवाल है कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है A.H. टेलर, W.K. रॉटजन, T.H. मेमन और फ्रेंड मॉरिसन। इसका सही आंसर होगा T.H. मेमन। T.H. मेमन ने लेजर का, W.H. रॉटजन ने एक्स किरणों का तथा A.H. टेलर ने रडार के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा T.H. मेमन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ कलाकार और दूसरे तरफ उनसे संबंधित कला दिए गए हैं, जैसे गौरी शंकर देवीदयाल बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया चित्रकला, FM हुसैन कथक और जाकिर हुसैन तबला। ये सीरीज सीधे नहीं है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पहले का A, दूसरे का D, 3 का B और 4 का C। दूसरा ऑप्शन है A का B, 2 का C, 3 का A और 4 का D। तीसरा ऑप्शन है A का C, 2 का A, 3 का B और 4 का D। चौथा ऑप्शन है 1 का C, 2 का B, 3 का A और 4 का D। इसका सही आंसर होगा C अर्थात गौरी शंकर देवीदयाल अर्थात गौरी शंकर देवीलाल एक कथक कला से संबंधित व्यक्ति हैं तथा हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं तथा MF हुसैन एक प्रमुख चित्रकार हैं और जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। तो सही आंसर होगा पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का B और चौथे का D अर्थात C। अगला सवाल है पास्कल इकाई है
ऑप्शन है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का और तापमान का। इसका सही आंसर होगा दाब का। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया था और इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया था। तो सही आंसर होगा दाब का। अगला सवाल है, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाल बेट्टी, अरविंद अडिगा, एनिनोर कैनन और हावर्ड जैकबसन। इसका सही आंसर होगा पाल बेट्टी। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन कितना है? ऑप्शन है 1.2%, 1.5%, 1.9%, 2.3%। इसका सही आंसर होगा 1.2%। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है सूडान, इजराइल, तुर्की और बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा तुर्की। अगला सवाल है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरेज योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में मीनू मुमताज की 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है संगीत, अभिनय, लेखन और चित्रकला। इसका सही आंसर होगा अभिनय। अगला सवाल है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 22 अगस्त, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर और 25 नवंबर। इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सलीम खान, राजकुमार हिरानी, कबीर खान और इम्तियाज़ अली। इसका सही आंसर होगा इम्तियाज़ अली। अगला सवाल है, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला और कोरी कला। इसका सही आंसर होगा ललित कला अकादमी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड आते हैं। तो सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला सवाल है, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, अर्थात उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 7 सितंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000 और 4 मार्च 2000। इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। यह भारत का 27वां राज्य बना था। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डैश सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और सबके लिए बिजली। इसका सही आंसर होगा विद्यालय शिक्षा। अगला सवाल है, डैश उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य के सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। ऑप्शन है रास लीला, रामलीला, ख्याल और चारकुला। इसका सही आंसर होगा चारकुला। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। ऑप्शन है कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ और श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं से इन्होंने अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सारनाथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ऑप्शन है एस्बेस्टस, सेलुलाइड, पनस्पेक और अभ्रक। इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक होता है। तो सही आंसर होगा अभ्रक।
अगला सवाल है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन है त्वचा द्वारा, गलफड़ द्वारा, फेफड़े द्वारा और ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर होगा ट्रेकिया प्रणाली द्वारा। अगला सवाल है, 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होते हैं? ऑप्शन है 4840 वर्ग गज, 4550 वर्ग गज, 5248 वर्ग गज और 4482 वर्ग गज। इसका सही आंसर होगा 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज जगह होते हैं, जो कि 4046.98 मीटर स्क्वायर होता है, तथा 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट जगह होती है, तथा अगर इसे हेक्टेयर में देखा जाए तो 1 एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर जगह होती है। तो सही आंसर है 4840 वर्ग गज। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1941, 1940, 1937 और 1935। इसका सही आंसर होगा 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर सन ऑसबोर्न स्मिथ थे। सही आंसर होगा 1935। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है मोर, हंस, कोयल और सारस। इसका सही आंसर होगा सारस। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं उसमें राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य मछली चीतल है, राज्य पक्षी सारस है, राज्य वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश, जिसे ढाक कहा जाता है या टेसू कहा जाता है, इसे मदीना भी कहा जाता है, ये राज्य पुष्प होता है। तो सही आंसर होगा इसका सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला सवाल है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/3 और 2/3 अर्थात 2/3। तो इसका सही आंसर होगा 2/3 अर्थात 2/3। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उससे पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि यह प्रस्ताव एक बार निरस्त हो जाता है तो दोबारा इस प्रकार का प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा 2/3 अर्थात 2/3 सदस्यों के द्वारा लाए गए प्रस्ताव से उप प्रधान को हटाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा 2/3। इन सवालों के सही जवाब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, अर्थात इसके आंसर की हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके माध्यम से आप इन सभी सवालों का पुनः अभ्यास कर सकते हैं तथा इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।